नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश में टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम की, नेट या सेट के एग्ज़ाम की, या केवीएस या एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी बायोलॉजी से ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले होते हैं। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज का जो ये क्वेश्चंस होंगे ये सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन नाम के टॉपिक से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चंस के कमीशन के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन भी डेफिनेटली वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो एक बार समझ लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियम डिवाइड्स आफ्टर एवरी 35 मिनट्स इफ़ a culture containing 10 raised to power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? अच्छा, एक बैक्टीरियम है जो 35 मिनट के बाद डिवाइड होता है, ठीक है, यानी 35 मिनट के बाद एक जो बैक्टीरियम है उसके बन जाएंगे 2, और अगले 35 मिनट के बाद, ठीक है, यानी 70 मिनट के बाद इन 2 से कितने सेल बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से बन जाएंगे 8, ठीक है। ये 4 भी 2-2 आगे फर्दर सेल्स को देंगे, तो अगले 35 मिनट्स में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है, जो 2 से 4, 4 से 8 है ना, 8 से 16 एंड सो ऑन, ये ग्रोथ जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक कल्चर में ये जो है सेल डाले गए हैं, और शुरू में ये कहा कि ये कितने होंगे? 10 रेज़ टू पावर 5 सेल्स होंगे, यानी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 सेल्स होंगे। ओके, इसको हम समझ गए। अब देखते हैं कि हमें कितने टाइम के बाद बोला है। 175 मिनट्स के बाद बोला है, और डिवाइड कितने मिनट के बाद होते हैं? 35 मिनट के बाद। तो हम ये देखते हैं कि टोटल जो डिवीज़न, अगर एक ही बैक्टीरिया को डिवाइड करना हो तो वो कितनी बार जो है, कितने टाइम्स जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो ये क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 175 डिवाइड बाय 35, और ये कितने टाइम डिवाइड कर सकता है? 35 5 ज़ा 175, ठीक है, 35 5 ज़ा 175 होता है, यानी ये कितने टाइम? 5 टाइम जो है एक बैक्टीरिया अपने लाइफ टाइम में एक्सपोनेंशियली डिवाइड करेगा, यानी इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स जो है वो डिवाइड करेगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 इंटू 5 इंटू हमें कितनी कंसनट्रेशन दी है? 10 रेज़ टू पावर 5 कंसनट्रेशन दी हुई है। अब इस वैल्यू में, इस न्यूमेरिकल में हम इसको सॉल्व कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, दिस इज 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, और क्वेश्चन हमारा आ गया 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 सेल्स जो हैं वो आफ्टर 175 मिनट्स हमें ये कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी उस कल्चर में। एक ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होने में 20 मिनट्स लगाता है, ठीक है। 20 मिनट्स में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो या 1 मिनट बोल देते हैं, 2 मिनट बोल देते हैं। तो अभी ये कहा जाएगा कि अगर आफ्टर 40 मिनट्स जो बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन किसी ग्लास में, सपोज दिस इज़ द ग्लास, इस ग्लास में आधी हो जाती है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल कम्प्लीटली, ठीक है। 40 मिनट्स के बाद ये कितनी हो जाती है? आधी हो जाएगी। तो ये कम्प्लीटली फिल होने में कितना टाइम लगाएगी? क्योंकि देखो जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो 20 मिनट लेती है डबल होने को, तो 40 मिनट में अगर वो आधा हो गया है तो अगले 20 मिनट में वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फुल,
ठीक है, तो 20 मिनट ही लेगा वो फुल होने को, क्योंकि आधे का डबल तो फुल हो गया ना। तो अगले 20 मिनट में, यानी अगर वो 40 मिनट के बाद ग्लास आधा है तो 60 मिनट के बाद वो ग्लास जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा विद द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ से ये पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू मियोटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट। कौन सा इनमें से जो स्ट्रक्चर है ये हायर प्लांट्स के मियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। देख लेते हैं पहले, सेल प्लेट, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर या स्पिंडल फाइबर। तो ये देखो, मियोसिस जो वर्ड है जिसको हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और रिडक्शनल डिवीज़न कब होती है? जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी डिवीज़न होती है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, जो इक्वेशनल डिवीज़न होती है, और वो प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सोमेटिक सेल्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वेस्कुलर कैम्बियम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड मियोटिक है इसके जगह माइटोटिक सेल्स भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो या फिर डिवाइडिंग सेल, ये 3 वर्ड्स जो हैं यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। मियोटिक जो अभी दिया गया है, माइटोटिक जो माइटोसिस से रिलेटेड होगा, या फिर डिवाइडिंग सेल बोल दिया जाएगा। तो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं उसमें एक ही आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। हायर प्लांट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, प्लांट सेल में जो है वो क्या चीज़ एब्सेंट होती है? सेल प्लेट की फॉर्मेशन तो होती ही है। सेल का जब डिवीज़न होता है तो सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद, यानी कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी सेल का डिवीज़न उसके बाद होता है। जब सेल का डिवीज़न होना होता है तो जो एनिमल सेल होते हैं वहाँ पर तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर इन्वेजिनेशन होती है, फरोज बनते हैं, ठीक है, सेल फरोज बनते हैं, और फिर ये बीच में से कंस्ट्रक्शन होगी और ये डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल में। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल जब यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो 2 जो हमारे पास अलग अलग कैरियॉन्स बन गए, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, सारे के सारी ऑर्गेनेल्स जब डिवाइड हो गई हैं तो यहाँ पर जो सेल का डिवीज़न होना है वो सेल प्लेट मेथड से होता है, यानी हायर प्लांट में सेल प्लेट तो प्रेजेंट होती ही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सेंट्रियोल का। तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल जो है वहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स वो डिवीज़न के टाइम भी, यानी जो मियोटिक सेल्स है उस वक्त भी हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सेंट्रियोल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रियोल होते क्या हैं। देखो, न्यूक्लियस के साथ में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। इस सेंट्रोसोम ये कोई ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक स्पेस है न्यूक्लियस के पास जहाँ पर पेयर में 2 बैरल शेप्ड बॉडीज़ जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। ये जो 2 बॉडीज़ हैं इनको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। दिस इज़ अ पेयर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज, और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियर एनवेलप के पास प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स में, ठीक है। और जिस जगह पे ये प्रेजेंट होती है उस जगह को हम एग्रीगेटली जो है सेंट्रोसोम कह देते हैं, ठीक है। अब इस सेंट्रोसोम का एनिमल सेल में काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल डिवीज़न के ठीक पहले डिवाइड हो जाएगा, 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे और वो अपोजिट प्लेन में चले जाते हैं, जो क्या करते हैं? एक पोल की डिसीजन करते हैं, ठीक है। ये एक पोल होगा, ये दूसरा पोल होगा, और डिवीज़न जो है वो इस तरह से होता है, ये अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो ठीक है। ये जो सेंट्रियोल है इनका काम क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे उनको ऑर्गेनाइज करना इन सेंट्रियोल्स का यहाँ पर काम होता है। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट्स में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। प्लांट्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की जगह क्या प्रेजेंट होता है? MTOC, जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर।
और यहाँ से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और यही जो है पूरे के पूरे जो सेल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे साइटोस्केलेटन भी प्रोवाइड करवाते हैं MTOC, ठीक है। अदरवाइज एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है उनका काम है जो साइटोस्केलेटन है वहाँ के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करना। तो सेंट्रियोल जो है इज़ नॉट कॉमन टू मियोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो है सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोसोम नहीं है, ये दिया गया है यहाँ पे सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? जो मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से होते हैं जिसमें ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये जो क्रोमोसोम है इनके बीच में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, ये सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है यहाँ पे? एक पहला काम तो ये है कि ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको आपस में लिंक करता है, ज्वाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, ये यहाँ पर जो है वो स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच होते हैं, और जब न्यूक्लियस की डिवीज़न में जो मेटाफेज प्लेट हम देखते हैं उसके बाद जो एनाफेज आता है तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर के पास जो है ये टूटते हैं और ये सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड चला जाता है, एक पोल की तरफ चला जाता है, और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोमियर है जिसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है, इसका काम क्या होता है? सिस्टर फाइबर को अटैच करना, स्पिंडल फाइबर को अटैच करना और सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ के रखना, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर अगेन ये तो बहुत बार यहाँ पर डिस्कस हो गया कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग करना और अपोजिट पोल की तरफ लेके जाना। ओके, अच्छा, सेंट्रियोल जो है वो सभी प्लांट्स में एब्सेंट नहीं होते हैं, ये तो हायर प्लांट्स ही कहा है, लेकिन ये सभी प्लांट्स में एब्सेंट नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स जिनमें लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें जहाँ पर फ्लैजिला की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे यूग्लिना, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और ऐसे जो प्लांट सेल्स होते हैं इनको हम प्लांट एनिमल्स भी बोलते हैं, प्लांटिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्लांट लाइक एनिमल्स, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स? ये तो पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया मैंने कि जो माइटोटिक डिवीज़न होती है वो किस तरह की डिवीज़न होती है? एक्सपोनेंशियल डिवीज़न होती है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बनते हैं। तो 2 raised to power n इज इक्वल टू 128, ये हमने बताना है बेसिकली। तो अगर आपको लॉग आता है निकालने तो आप इसको वैसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128। तो कितने हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर है वो है 7। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या है 2 की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128। तो टोटल टाइम्स कितने बार हमने 2 लिखा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो 7 बार हमने लिखा है। तो 7 माइटोटिक डिविजन्स जो हैं वो यहाँ पर नीडेड है सिंगल सेल से 128 सेल्स बनाने में। लेकिन ये माइटोटिक डिवीज़न है, मियोटिक डिवीज़न नहीं है, मियोटिक डिवीज़न नहीं है। मियोटिक डिवीज़न में 4 सेल्स जो हैं वो बाद में बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क आपके लिए कि मियोटिक डिवीज़न में एक सेल्स जो है वहाँ से 4 सेल्स बनते हैं, तो 128 सेल्स बनाने में कितना डिवीज़न्स जो हैं वो उसको लगेंगे, ठीक है, या 7 डिवीज़न अगर उसकी हो जाए तो उसके बाद कितने सेल्स बनेंगे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पर वो पहले डिसअपियर हो जाती है और फिर बाद में उसने क्या होना है, रीअपियर होना है। तो वो कब रीअपियर होती है? ठीक है, तो माइटोसिस को ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी सेल का डिवीज़न होता है, जब उसने माइटोसिस करनी है, सोमैटिक डिवीज़न जब हो रहा है, तो दो फेजेस होती है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर जो पूरा का पूरा सेल है, साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के जब हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के होते हैं 4 फेज, जिसको हम बोलते हैं पीमैट। याद रखिए, पीमैट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर कब होगी? ये लेट प्रोफेज में क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है, कंडेंस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। पहले तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर बाद में वो कॉम्पैक्ट, जो टिपिकल हमारा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसमें वो कंडेंस हो जाता है। इसके साथ ही इसी प्रोफेज में, यानी जो लेट प्रोफेज है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल एपरेटस जो है वो पूरी तरह से बन जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल पूरी तरह से अब हमें इस तरह से नजर आएंगे कि वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं, एक्स शेप्ड बॉडी बन गई है। इक्वेटोरियल प्लेट पे वो राइज हो जाते हैं और स्पिंडल एपरेटस जो है स्पिंडल फाइबर के साथ यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड कर जाता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वो क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। एक इस तरफ को इस पोल की तरफ और एक दूसरे पोल की तरफ को सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज में पूरी तरह से देखिए सेपरेट नहीं हुए, यहाँ पर सिर्फ हमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। और लास्ट जो है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए होते हैं और वहाँ पे एग्रीगेशन उनका हमें देखने को मिलता है। वो एग्रीगेट हो जाते हैं, वहाँ पे दोबारा से उनका जो डीकंडेंसेशन है वो हो जाता है, क्रोमेटिड थ्रेड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और अगेन वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोसोम है वो रीअपियर हो जाते हैं। तो रीअपियर कब होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? एट टीलोफेज। ठीक है, तो ये माइटोसिस की डिटेल इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स फाउंड इन द oocytes ऑफ एम्फीबियंस आर सीन इन। अब जो एम्फीबियंस के oocytes होते हैं वहाँ पे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं और वो कौन सी स्टेज में होते हैं? ठीक है, लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन या किसी भी स्टेज पे नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह की डिविजन्स जो हैं वो यहाँ पर होती है। देखो oocyte यहाँ पे बोला है तो ऑफ कोर्स ये जो सेल होंगे उनमें कैसी डिवीज़न हो रही होगी, मियोटिक डिवीज़न जो है, मियोटिक डिवीज़न जो है वो यहाँ पर हो रही होगी। यानी क्या हो रही होगी, मियोसिस यहाँ पर हो रही होगी। मियोसिस को अगर हम देखें तो मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में अगेन वही होता है पीमैट, ठीक है, और 2 में भी वही होगा पीमैट। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, तो जो मियोसिस 1 है उसका जो प्रोफेज है वो अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं LZPD स्क्वायर। LZPD स्क्वायर, LZPD स्क्वायर क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, LZPD स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को देखते हैं। ये तो माइटोसिस की एक छोटी सी आउटलाइन हो गई कि इस तरह से होता है। ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं इनको लैम्प ब्रश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, जो लैम्प का ब्रश होता है
पुराने टाइम में जो लैम्प्स होते थे उनको साफ करने के लिए जो ब्रश यूज़ किया जाता था उसकी तरह होता है, तो इसलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। ये गैमेटिक सेल्स में मिलते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स के जो oocyte है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। oocyte क्या हुआ? जहाँ से ओवम की फॉर्मेशन होनी है एट द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जो यहाँ पर हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये लेटरल लूप्स हैं और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है और ये हेल्प करता है इन oocytes में योक की फॉर्मेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा योक जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये योक की जो फॉर्मेशन होगी ये किसके द्वारा की जाती है? इन लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के द्वारा की जाती है। और ये हमें देखने को मिलती है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, ठीक है। हमने अभी पढ़ा LZP-D², इसमें जो डिप्लोटीन स्टेज है किसकी? मियोसिस 1 के प्रोफेज की, वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमें ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है ये 4 स्ट्रैंडेड होते हैं, इनमें एंडोमाइटोसिस जो है वो एब्सेंट होती है। कुछ इसी तरह के क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें सोमैटिक सेल्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम गैमेटिक सेल यानी oocytes में हमें देखने को मिलते हैं, और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं ये हमें स्लैवरी ग्लैंड सेल्स में देखने को मिलते हैं, जो कैसे होते हैं? सोमैटिक सेल होते हैं। स्लैवरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं किसमें? ड्रोसोफिला के लार्वा में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलते हैं? यू मस्ट नो, इन ड्रोसोफिला लार्वा के स्लैवरी ग्लैंड सेल में। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एम्फीबियंस के oocyte में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये मल्टी स्ट्रैंडेड होते हैं, और ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं इसमें सिर्फ 4 स्ट्रैंड होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम मल्टी स्ट्रैंडेड होते हैं, इसमें बैंड और इंटरबैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैंड और इंटरबैंड क्या होते हैं? कुछ बैंड्स जो हैं जहाँ पे बैंड प्रेजेंट होगा वो हेटेरोक्रोमेटिन होगा, ज़्यादा स्टेन लेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये जो डार्कली स्ट्रेन बैंड नहीं है वो यूक्रोमेटिन होता है, लाइटली स्ट्रेन वहाँ पे, मतलब कम स्ट्रेन वो वहाँ पे लेता है, ठीक है, जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो। और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर रिबन लाइक होता है, और लैम्प ब्रश का लैम्प ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इन पॉलीटीन क्रोमोसोम में रिपीटेड एंडोमाइटोसिस भी देखने को मिलती है। ओके, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, G1, S एंड G2 स्टेजेस आर सीन इन। तो ये सेल साइकिल के स्टेजेस की यहाँ पर बात की जा रही है। सेल साइकिल, ठीक है, कोई भी सेल है उसने डिवाइड करना है। सेल है ये डिवाइड करेगा, दूसरा सेल बनाएगा, और अगेन वो सेल डिवाइड करेगा या डिवाइड करेगा या नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वो क्या है? सेल का साइकिल। तो सेल साइकिल में बेसिकली जब हम देखते हैं तो 2 फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है डिविजनल फेज, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है? जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, और डिविजनल फेज क्या है? जब वो माइटोसिस और मियोसिस में चला गया है। तो इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज में हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, G1, शिवानी और जीतू। और ये क्या है? जब डिवीज़न होता है तो इसको आप मितू लिख लो, ठीक है। मैं तो इसको इस तरह से याद करती हूँ, G1, शिवानी, जीतू, मितू, ठीक है। ये 4 स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल की, जिसमें से G1, S और G2 जो है ये इंटरफेज में होता है, और डिविजनल फेज क्या है? माइटोटिक फेज में या मियोटिक फेज में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये G1, S और G2 ये स्टेजेस क्या हैं? चलिए, ये तो हमें पता लग गया इस क्वेश्चन का आंसर कि ये इंटरफेज है। G1 को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फेज है, गैप 1 फेज, जो अभी रिसेंट नया माइटोसिस हुई है सेल में, नए सेल्स बने हैं,
ठीक है, और वहाँ पर अभी डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई है। तो जस्ट बिफोर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये जीवन फेज में सेल प्रेजेंट होता है। जीवन फेज में क्या होता है या गैप वन फेज में क्या होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल को तैयार करना है। ठीक है, तो सेल ने आगे फर्दर डिवाइड करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन भी कहाँ पे लिया जाएगा, जीवन फेज में लिया जाएगा। या तो वो डिवाइड करेगा या तो वो डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड नहीं करेगा तो वो किस में चला जाता है, G0 फेज में चला जाता है। इसके अलावा जो सिंथेसिस होनी है डीएनए की, डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है आगे चलकर, उसके लिए जो भी ज़रूरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, आरएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनकी सिंथेसिस भी कहाँ पर होती है, G1 फेज में ही होती है। और इसके अलावा ये जो G1 फेज है ये अमीबा में एब्सेंट होता है, स्लाइम मोल्ड्स में एब्सेंट होता है, और जो फिशर नीड्स है वहाँ पर भी एब्सेंट होता है। इसके बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं एस फेज। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है यानी रेप्लिकेशन होती है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो है उनकी फॉर्मेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। G2 फेज यानी गैप 2 फेज, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो चुकी है और आगे चलकर माइटोसिस यानी सेल का जो डिवीज़न है वो अब होना है। तो सेल का डिवीज़न होने से पहले सिर्फ डीएनए ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ डीएनए का अमाउंट ही डबल होना ज़रूरी नहीं है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका रेप्लिकेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स ही आते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। आरएनए और प्रोटीन जो सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी यहाँ पर क्या है, सिंथेसाइज होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो भी स्पिंडल फाइबर की या स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी प्रोटीन्स जो हैं वो भी यही इसी G2 फेज में हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही ये G2 फेज ख़त्म होगा, इंटरफेज ख़त्म हो जाता है और सेल चला जाता है डिवाइडिंग फेज में। और डिवीज़न में हमने देख लिया या तो माइटोसिस होगी या तो मियोसिस होगी। तो G1, S एंड G2 स्टेजेस दे आर सीन इन इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेजेस, लेप्टोटीन, डाइकाइनेंसिस, पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन। बेसिकली ये जो है वो मियोसिस 1 जो स्टेज है, मियोसिस फर्स्ट जो डिवीज़न होता है, वहाँ पे जो प्रोफेज है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उससे आया है। और इसके करेक्ट ऑर्डर को अगर आपने अभी पीछे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वहाँ पर नहीं सुना तो आप दोबारा से सुनिए और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ कमियां लगती हैं तो आप ज़रूर उनको बेझिझक कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। हम ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और जितनी भी ये प्लेलिस्ट में वीडियोस चल रही हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी की हेल्प जो है वो हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।